हेलो सभी। मैं कृष्ण दत्त आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारी जो सीरीज चल रही थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें उसी को मतलब थोड़ा सा एक इसकी पोर्शन करते हुए एक सभी की मांग पे यहाँ पे तो एक नेक्स्ट प्लेलिस्ट वीडियो आ रही है ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स जो है बहुत अच्छा टॉपिक है किसी भी फिजिक्स में पढ़ने के लिए हो। इसमें क्या होता है, हम वे वाली सारी लाइट की स्टडी करते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और ये 12th क्लास में भी और 11th क्लास में भी और ग्रेजुएशन लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का टॉपिक ऑप्टिक्स का, लेज़र। लेज़र के बारे में थोड़ा ध्यान से देखेंगे कैसे कैसे होता है लेज़र कैसे कैसे डेवलप हुआ, लेज़र में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, लेज़र को कैसे सेट करा जाता है, सबसे पहला लेज़र के बारे में किसने सोचा, लेज़र के बारे में किसने बताया, और कैसा कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए लेज़र की। तो ये लेज़र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ऑप्टिक्स की बुक में, विशेषकर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी बीएससी की सेकेंड ईयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फर्दर जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईआईटी और नीट की तैयारी में भी लेज़र से संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे लेज़र के बारे में। सबसे पहले कैसे कैसे चीज़ें सोची सबने, तो सबसे पहले लेज़र के बारे में जो बताया 1916 में आइंस्टीन ने बताया। क्या बताया? 1916 में आइंस्टीन ने बताया। किस तरीके से बताया उसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारी जो स्टार्ट हो रही है प्लेलिस्ट वो ऑप्टिक्स की स्टार्ट हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है ऑप्टिक्स में एक टॉपिक आता है लेज़र। लेज़र टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करेंगे कैसे कैसे इसमें मतलब चीजें होती हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे आइंस्टीन का, तो सबने नाम सुना होगा। आइंस्टीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले प्रेडिक्ट टर्म्स करी थी लेजर की 1916 में। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने एक ब्लैक बॉडी चैम्बर लिया था। ब्लैक बॉडी चैम्बर तो सभी को पता होगा, इसे बोलते हैं हिंदी में पूर्ण कृष्णिका, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक बॉडी चैम्बर। उन्होंने क्या करा था, इसमें दो टर्म्स ली थी। दो टर्म्स कौन कौन सी? एक तो मैटर, एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। इन दो चीजों के, एक तो मैटर के बीच में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में, दोनों में बैलेंस बैठाने की बहुत कोशिश करी थी। कैसे बताया था? उन्होंने बताया था, सपोज करो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी ब्लैक बॉडी चैम्बर में एंटर कर रही है, तो वो क्या होता है, मतलब ये क्या होता है, मतलब पहले तो ये ऑब्जर्व होगी, ठीक है, फिर बाद में क्या होगी, एमिट होगी। क्या होगी? एमिट होगी। यानी कि पहले तो अवशोषित होगी, पहले तो क्या होगी, अवशोषित होगी, और फिर उसके बाद उत्सर्जित होगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन थी उस टाइमिंग में, जो किसने बताया था? आइंस्टीन ने। कौन कौन सी? एक तो ऑब्जर्वेशन और एक एमिशन। लेकिन उन्होंने बताया था कि ऐसा है भाई, तीसरी टर्म्स भी होनी बहुत जरूरी है। तीसरी टर्म्स उन्होंने प्रिडिक्ट करके बताया था, वो तीसरी टर्म्स का नाम था स्टिमुलेटेड। और जैसे ही स्टिमुलेटेड नाम आया, ये समझ लो कि लेजर का असली मायने में जो उत्पत्ति हुई है, लेजर की इस वर्ड से उत्पत्ति हुई है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यह स्टिमुलेटेड। इसे हिंदी में कहते हैं उद्दीपित। तो इसका मतलब है आइंस्टीन ने अपने प्रिडिक्शन में यह पता लगाया कि तीन टर्म्स का होना बहुत जरूरी है भाई,
एक तो ऑब्जर्वेशन होना बहुत जरूरी है, एक एमिशन होना बहुत जरूरी है, एक तीसरी टर्म्स है स्टिमुलेटेड टर्म्स भी होना बहुत जरूरी है। तो इनकी बातों पर किसी भी साइंटिस्ट ने ध्यान नहीं दिया। कब तक ध्यान नहीं दिया? 1954 तक। किसी ने भी 1954 तक आइंस्टाइन की इस तीसरी वाली टर्म्स पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1954 में दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस पर बताना स्टार्ट करा कैसे कैसे, मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत ध्यान देना स्टार्ट करा कि जो आइंस्टाइन बता गए थे वो थोड़ा ठीक बता गए थे। तो वे दो साइंटिस्ट, नेम था उनका, दो साइंटिस्ट थे, एक तो टाउन्स, एक गॉर्डन। एक तो टाउन्स, एक गॉर्डन। इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या काम करा था? इन दोनों साइंटिस्टों ने जो है एक अमोनिया को लेकर एक बनाया था माइक्रोवेव एम्पलीफायर। यानी कि इन दोनों साइंटिस्टों ने आइंस्टाइन की टर्म्स पे ध्यान देकर, ठीक है, इन दोनों साइंटिस्टों ने आइंस्टाइन की टर्म्स पे ध्यान देकर 1954 में अमोनिया को लेकर एक बनाया था माइक्रोवेव एम्पलीफायर, जो आज के टाइम में जाना जाता है मेजर के नाम से। ठीक है भाई। अब इस बात को यानी कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए चले, टाउन्स और गॉर्डन के बाद में, टाउन्स और गॉर्डन के बाद में जो है एक साइंटिस्ट आए, मेमन साइंटिस्ट आए। कब? 1960 में। सबसे पहले जो इन्होंने एक सॉलिड स्टेट लेजर बनाया, सॉलिड स्टेट लेजर, और उस लेजर का पहले वाले फर्स्ट लेजर का नाम था रूबी लेजर। कौन सा लेजर था? रूबी लेजर। तो सबसे पहले जो है, अगर तुम्हारे से कोई पूछने लगे कि सबसे पहले जो लेजर कौन से साइंटिस्ट ने बनाया, तो बताना मेमन ने बनाया था। कब? 1960 में। ये पहला सॉलिड स्टेट लेजर था, उसका नाम था रूबी लेजर। इसके बाद से जैसे ही रूबी लेजर बन गया, उसके बाद से बहुत ज्यादा क्रांति आ गई इस फील्ड में, ऑप्टिक्स के फील्ड में बहुत ज्यादा क्रांति आई। उसके बाद में नई नई जो है इसमें डिस्कवरी होती रही चीजों की, और आगे ये टर्म्स बढ़ती रही। तो अब लेजर का इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया होगा। अब लेजर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और लेजर किसे एक्चुअल में किसे बोलते हैं, ठीक है, एक डेफिनेशन टाइप की होनी चाहिए। तो हम पहले समझेंगे कि लेजर की फुल फॉर्म क्या रहेगी, फिर डेफिनेशन, और फिर इसमें आने वाली टर्म्स, और फिर आगे जो है इसके रूबी लेजर और HENE लेजर के बारे में बातचीत करेंगे। ये हमारा जो है लेजर के टर्म्स का पूरा कंसेप्ट मैं इसमें बताऊंगा, और अच्छे से ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहें। ये हमारा लेजर का लेक्चर फर्स्ट है, ठीक है भाई। ये हमारा ऑप्टिक्स का लेजर का लेक्चर फर्स्ट है। तो लेजर, अगर हम बात करने जाएं लेजर की फुल फॉर्म के बारे में, तो L4 होता है लाइट, A4 होता है एम्प्लीफिकेशन, S4 होता है स्टिमुलेटेड, E4 होता है एमिशन, और R4 होता है रेडिएशन। यानी कि लेजर की फुल फॉर्म हमारी क्या हो गई? L4 लाइट, A4 एम्प्लीफिकेशन, S4 स्टिमुलेटेड, E4 एमिशन, R4 रेडिएशन। यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड, एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ये हमारी इसकी फुल फॉर्म होगी। अगर हम लेजर को डिफाइन करना चाहें कि लेजर क्या है वास्तव में, तो लेजर जो है, लेजर एक तरीके से वो डिवाइस है, जिससे निकलने वाला जो प्रकाश है, लाइट जो है, वो कैसी होती है? वो हाईली कोहेरेंट होती है, ठीक है भाई।
यानी कि बहुत ज्यादा उच्च कला संबद्ध होती है, यानी कि बहुत टाइम तक आगे जाने वाली। तुमने देखा होगा कि लेजर जो है, जो बच्चे खेलते रहते हैं लेजर, उसमें से जो बीम निकलते हैं वो काफी दूर तक जा सकती है, यानी कि हाईली वेवलेंथ रहेगी उसमें, यानी कि हाईली कोरेंट रहेगा। यानी कि अगर हम बात करने जाए इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन की, तो लेजर वो डिवाइस है जिसकी सहायता से किसी भी लाइट बीम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत हाईली कोरेंट से भेजा जा सकता है, और इसकी वेवलेंथ कैसी रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो अब लेजर में आने वाली जो 3 टर्म्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, और उन्हीं के द्वारा सारी जो प्रोसेस होता है किसी भी लेजर में वो अच्छे से होता है। ठीक है, तो हमारे लेजर में 3 टर्म्स होती हैं। पहली टर्म्स होती है हमारी ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन। इसे हिंदी में बोलते हैं विकिरण का अवशोषण। हमारी जो दूसरी टर्म्स होती है लेजर की, उसे बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसे बोलते हैं स्वतः, हिंदी में प्रवर्तित उत्सर्जन। और जो हमारी तीसरी टर्म्स होती है, तीसरी टर्म्स जो लेजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, उस तीसरी टर्म्स का नाम है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, उद्दीपित उत्सर्जन। तो इन टर्म्स को जो है 1 बाय 1 हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहली टर्म्स होगी हमारी ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन का क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है, यानी कि विकिरण का अवशोषण। सेकंड टर्म्स है स्पॉन्टेनियस एमिशन, यानी कि स्वतः प्रवर्तित उत्सर्जन। ठीक है, और तीसरी टर्म्स है स्टिमुलेटेड एमिशन, उद्दीपित उत्सर्जन। तो 1 बाय 1 टर्म्स इनको ध्यान से हम पढ़ते हैं। तो पहली टर्म्स है हमारी, फर्स्ट टर्म्स है ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन। तो ध्यान से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें हमारे पास एनर्जी स्टेट होती है 2। ये वाली जो है एनर्जी स्टेट पहली है, ये वाली जो एनर्जी स्टेट सेकंड है, E1 और E2। अब देखो इसको, E1 को कहते हैं हम ग्राउंड स्टेट, या इसे E1 को बोल देते हैं लोअर एनर्जी स्टेट। इसके बाद सेकंड वाली जो है इसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, या ऐसा बोलते हैं हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है भाई, तो हमारी E1 को क्या बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट, और E2 को क्या बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, यानी कि हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, हमारा ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन में एटम होता है लोअर एनर्जी स्टेट पर, यानी कि ग्राउंड स्टेट पर, और जैसे ही एक फोटोन जिसकी एनर्जी क्या है h न्यू है, एक फोटोन ये वाला एटम क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। क्या कर लेगा, ये एटम ऑब्जर्व कर लेगा, और ये कहां पे चला जाएगा, कहां पे चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। यानी कि दोबारा समझो इसे ध्यान से, कि जब हमारा जो एटम है वो कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है, ग्राउंड स्टेट में सिचुएटेड है, और ये किसी फोटोन को जो है ऑब्जर्व करने के बाद में इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये लो ग्राउंड स्टेट से कहां पे चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो इसका मतलब है ये जो सारा डिफरेंस आया किसके कारण आया, एच न्यू के। तो एच न्यू इक्वल टू दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल। तो न्यू की वैल्यू यहां से कितनी आ गई हमारी, E2 माइनस के E1 बाई एच। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यानी कि जब कोई भी हमारा एटम लोअर एनर्जी स्टेट में होता है और कोई भी एक फोटोन को ऑब्जर्व करने के बाद कहां पे चला जाता है, वो
हायर एनर्जी स्टेट में। तो इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसे विकिरण का अवशोषण। और वास्तव में देखा जाए तो विकिरण का अवशोषण ही तो हुआ है, विकिरण का अवशोषण। तो हमारी पहली टर्म समझ में आई होगी, आई होप सभी को, कि ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन किस तरीके से मतलब काम करता है। अब हमारी दूसरी टर्म्स रहेगी स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। तो पहले हमने टर्म्स डिफाइन करी ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन, अब सेकंड टर्म्स डिफाइन करेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में सेकंड टर्म्स क्या होती है? स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन को हिंदी में बोलते हैं स्वतः परिवर्तित उत्सर्जन। इसका मतलब है, नाम से पता चल रहा होगा कि खुद जो है अपनी स्टेट चेंज करेगा अपने आप ही। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वाली स्टेट क्या होती है हमारी E1 और ये वाली स्टेट क्या होती है E2, यानी कि ये वाली तो होती है एक्साइटेड स्टेट, यानी कि इसे बोलते हैं हायर एनर्जी स्टेट। और जो ये वाली है ये है ग्राउंड स्टेट, E1 जो कहते हैं हम, E1 ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है भाई। तो अब इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हमारा जो एटम होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन में वो होता है हायर एनर्जी स्टेट में। कहाँ होता है? ये वाला क्या है हमारा एटम है, ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? हायर एनर्जी स्टेट में। जैसे नाम से पता चला अपने आप ही स्वतः परिवर्तित, यानी कि अपने आप ही हो 10⁻⁻8 सेकंड के बाद, बहुत ही कम टाइम है ये, 10⁻⁸ सेकंड के बाद यो हायर एनर्जी स्टेट से एटम जो है अपने आप ही कहाँ पे आ जाता है? लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। जैसे ये लोअर एनर्जी स्टेट में आया और जितना इसने रेडिएशन ऑब्जर्व करा था उतना ये रेडिएशन क्या करेगा? एमिट कर देगा, ठीक है भाई। तो इस पूरे फिनोमेना को जब कोई हायर एनर्जी स्टेट में एटम होता है और 10⁻⁸ सेकंड के बाद अपने आप ही हायर एनर्जी स्टेट से कहां पे चला जाएगा? लोअर एनर्जी स्टेट में, और एक क्या करेगा? फोटोन को एमिट कर देगा। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, यानी कि स्वतः परिवर्तित उत्सर्जन। यहाँ पे सेम टू सेम वही फॉर्मूला कि स्टेट चेंज किसके कारण हुई है? E2 - E1 किसके कारण चेंज हुई है? h न्यू के, ठीक है। तो h की यहाँ से न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E2 - के E1 by h। तो ये वाला जो प्रोसेस था इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। अब इसकी तीसरी टर्म्स हम डिफाइन करेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन, और यही तीसरी वाली जो टर्म्स है यही पूरी डिपेंडेंट करती है लेजर कैसे काम करेगा और कैसे काम नहीं करेगी, ठीक है। तीसरी टर्म डिफाइन करते हैं। हमने यहाँ पे दो टर्म्स के बारे में बात कर ली, ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन के बारे में, स्पॉन्टेनियस एमिशन के बारे में, और तीसरी टर्म्स अब बात करेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में। तो ध्यान से समझेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन कैसे काम करता है। तीसरी टर्म्स यानी कि स्टिमुलेटेड एमिशन, इसे हिंदी में बोलते हैं उद्दीपित उत्सर्जन। तो ध्यान से समझेंगे किस तरीके से ये काम करती है। तो इसमें क्या होता है? बिल्कुल सेम टू सेम वही E1 यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट, और ये क्या था? E2 हायर एनर्जी स्टेट। इसमें क्या है? एटम हमारा हायर एनर्जी स्टेट में सिचुएटेड होता है स्टिमुलेटेड एमिशन के टर्म्स में। तो क्या होता है? ये अपने आप ही ना तो ये आएगा ना तो ये कहीं जाएगा। इसमें क्या होता है? पहले इसे इस प्रोसेस को कराने के लिए, ऊपर से नीचे आने के लिए इसे एक हमें फोटोन देना पड़ता है, यानी कि पहले इसे इस एटम को क्या कराना पड़ेगा? स्टिमुलेट कराना पड़ेगा, यानी कि ये एटम इस पे, यानी कि एक तरीके से ऐसा मान के चलो कि ये वाला एटम जो है ये वाला फोटोन जो है इस एटम पे अटैक करेगा और ये डायरेक्टली फिर बाद में आएगा नीचे। कैसा आएगा? ये हायर एनर्जी स्टेट से कहां पे आ जाएगा? लोअर एनर्जी स्टेट पर। एक तो ये ऊपर से नीचे आया तो एक फोटोन तो जब बाहर निकला, और एक ये वाला जो फोटोन है इसमें डायरेक्ट ये भी इसके साथ चलता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे एक फोटोन के कितने फोटोन बनने स्टार्ट हुए? 2 फोटोन। दोबारा से समझ लेते हैं इस चीज को।
कि हमारा जो एटम है कहाँ पे सिचुएटेड होता है, हायर एनर्जी स्टेट में। ये अपने आप ही जो है अपनी स्टेट चेंज नहीं करता, पहले इसे स्टिमुलेट कराना होता है, यानी कि उद्दीपित कराना रहेगा। जब ये जाकर इस पे अटैक करेगा ये एटम, फिर अपनी स्टेट चेंज करेगा, यानी कि हायर एनर्जी स्टेट से कहाँ पे आ गया, लोअर एनर्जी स्टेट पे। तो एक तो जब ये ऊपर से नीचे आया, एक तो जब ऑब्जर्व करा, और एक ये खुद इसका, तो समझ में आ गया दो कैसे बने, एक तो खुद का ये ऊपर से आया और ये वाला एक ये वाला है ये। तो इसी तरीके से इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन। यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम वही फॉर्मूला एच न्यू इजिकल टू ई टू माइनस के ई वन, और न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, ई टू माइनस ई वन बाई एच। तो ये हमारी तीन टर्म्स थी जो लेजर में बहुत ज्यादा यूज होती है। इन तीन टर्म्स के अलावा दो टर्म्स और हैं, उन्हें हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब जो हम दो टर्म्स और डिफाइन करेंगे बहुत अच्छे से जो लेजर में यूज होती है। तीन टर्म्स तो हमने डिफाइन कर दी। एक टर्म्स लेजर में यूज होती है पंपिंग, तो पंपिंग के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी टर्म्स होती है पोपलोजन इन्वर्जन। तो इन्हें हिंदी में पंपिंग को बोलते हैं पंपन, और पोपलोजन इन्वर्जन को बोलते हैं हिंदी में समष्टि व्युत्क्रमण। तो ये दो टर्म्स भी जो है लेजर में बहुत अच्छे तरीके से यूज होती है। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। टर्म्स फर्स्ट पंपिंग को, देखिए पंपन को, इसमें क्या होता है, बिल्कुल जैसे ही पता चला है पंप करना, तो किसी भी चीज को जो है हमारे पास दो स्टेट थी, ये वाली E1 थी, ये वाली E2 थी। जब हमारे जो एटम है लोअर एनर्जी स्टेट में लगातार जो है किसी भी इसने लोअर एनर्जी स्टेट के एटमों को हायर एनर्जी स्टेट में लगातार भेजना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा पंपिंग कहलाता है, ठीक है भाई। तो पंपिंग जो है दोबारा समझेंगे, यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट में जो एटम है लगातार उन्हें किसी भी प्रोसेस द्वारा इन लोअर एनर्जी स्टेट के एटमों को कहां पे, हायर एनर्जी स्टेट के में भेजना ही क्या कहलाता है, पंपिंग कहलाता है, पंपन। तो पंपिंग हमारी टू टाइप की होती है। पंपिंग हमारी टू टाइप की होती है, टू टाइप की। पहली जो है होती है ऑप्टिकल पंपिंग, और ये वाली जो है हमारी इलेक्ट्रिकल पंपिंग। यानी कि पंपिंग कितने टाइप की होती है, ऑप्टिकल पंपिंग और इलेक्ट्रिकल पंपिंग। सबसे ज्यादा जो यूज करी जाती है, वैसे ज्यादातर केस की लेजर में ऑप्टिकल पंपिंग यूज की जाती है। और जो सबसे पहले वाली हमारी लेजर थी रूबी लेजर, उसमें भी कौन सी टाइप की पंपिंग यूज करते हैं हम, रूबी लेजर में ऑप्टिकल पंपिंग, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल पंपिंग जो है ये एक तरीके से हमारा सिंथेसिस प्रोसेस है, यानी कि बनाना पड़ता है इसमें। तो इस वाली पंपिंग जो यूज करते हैं हम HENE लेजर में यूज करते हैं। एक लेजर और है रूबी लेजर के बाद है हीलियम नियॉन लेजर, तो उस वाले लेजर में हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज करते हैं। तो पंपिंग समझ में आया होगा आई होप सभी को। ऑप्टिकल पंपिंग आप सभी को पता होगा नेचुरल पंपिंग होती है, हमें सनलाइट से मिलती है ज्यादातर इसके जो यानी कि फोटोन जो है, ठीक है। तो ये तो था हमारा किसका प्रोसेस, पंपिंग का। अब इसका दूसरा प्रोसेस है हमारा पोपलोजन इन्वर्जन, यानी कि समष्टि व्युत्क्रमण। तो इसके बारे में जो है ध्यान से देखें। पहले हमने बात करी पंपिंग की, अब दूसरी टर्म्स पे बात करेंगे हमारी पोपलोजन इन्वर्जन पे। तो इसमें पोपलोजन इन्वर्जन देखा जाए तो एक तरीके से रिवर्स प्रोसेस है, किसका, रिवर्स प्रोसेस है किसका, पंपिंग का। यानी कि इन्वर्जन कंडीशन है किसकी, पंपिंग की। इसमें ध्यान से देखेंगे भाई, जैसा हमारे पास स्टेट है ये वाली E1 और ये वाली क्या है E2। मैंने इससे पहले बताया था ये क्या थी, लोअर एनर्जी स्टेट, यानी कि ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। और ये वाली जो दूसरी है ये है हायर
एनर्जी स्टेट, यानी कि इसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो सपोज करो इसमें अगर हमारे जो है, इसमें जो है कोई भी नंबर ऑफ एटम है उन्हें कह दिया हमने n1। इसमें सेकंड वाली में नंबर ऑफ एटम को कह दिया n2। सपोज करो हमारे एटम जो है लोअर एनर्जी स्टेट में है, सपोज करो ये कितने हैं 4 हैं, अभी यहाँ पे कितने हैं 0 है हायर स्टेट में। जैसे ही पंप करके ये कहाँ पे गया, हायर एंड स्टेट में गया, तो अब यहाँ पे कितने बच गए 3, यहाँ पे कितना पहुंच गया 1, ठीक है भाई, यहाँ पे कितना पहुंच गया 1। अब ये वाला भी सेकंड वाला भी पंप करके कहाँ पे चला गया, सेकंड पे चला गया। तो अब यहाँ कितने बचे 2, यहाँ पे कितने आ गया अब 2, ठीक है। तो यानी कि अब भी इक्वल है, नीचे भी 2 है और ऊपर भी 2 है। जैसे ही तीसरे वाला जो है ऊपर पहुंचा तो यहाँ 2 की जगह अब कितने हो गए 3, और यहाँ पे 2 की जगह अब कितने रह गए 1। अब क्या हुआ 1 जो है यहाँ पे कम बचे और यहाँ पे इस वाली स्टेट में जो है हायर स्टेट में ज्यादा बचे। यानी कि अब जो है n2 की वैल्यू किससे ज्यादा होगी, ग्रेटर देन किससे होगी n1 से। और जब n2 की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए n1 से, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी कि समष्टि व्युत्क्रमण। यानी कि ये वाले जो n2 है, यानी कि सेकंड वाली स्टेट पे जब ये एटम ज्यादा हो जाए किससे, पहले वाली स्टेट से n1 से, तो इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं हम पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है भाई, तो ये हमारी लेजर का इंट्रोडक्शन और इसकी 5 टर्म्स जो इसमें यूज होने वाली थी, इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस करा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि HNE लेजर और रूबी लेजर कैसे कैसे डेवलप होती हैं और कैसे कैसे चीजें उसमें पढ़ते हैं। ठीक है भाई, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो सभी। ठीक है, थैंक यू।